तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछले बता दिया पिछली वाली में कि यहाँ पर R1/R2 करना है, यानी कि गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात लिखकर गैसों का अणुभार निकाल लेना है। तो यहाँ पर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नहीं तो क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं, 300 क्वेश्चन है, नहीं तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है? दोस्तों निकेल जो होती है या फिर निकिल, निकिल हमारी जो होती है द्वितीयक सेल कहलाती है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी पद्धति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है? तो एसआई पद्धति जो होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। और एमकेएस को क्या कहते हैं दोस्तों? जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। जॉर्जी पद्धति एमकेएस पद्धति को कहते हैं, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.310 में और इंटू 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या, इसको तो कई बार बताया दोस्तों। अगर जो 10 की पावर में दी रहती है उसको तो हम लेते ही नहीं, इसको मिटा ही दीजिए। अब इतने में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 0.310, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये तीनों लेते हैं दोस्तों, जीरो इधर जितने भी आएंगे सारे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान। देखिए हमने क्या बताया था, जो दिया होता है सबसे पहले उसको लिख लीजिए 3.84 इंटू 10⁵, और हमने क्या बताया था कोटिमान निकालने वाले में 3.16 आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर इसी की तुलना करा देते हैं 3.84 इंटू मतलब 3.16। तो यहाँ पर बड़ा कौन है दोस्तों? यही बड़ा है, यानी कि इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। अगर ये हमारा बड़ा होता है तो घात में क्या होती है? 1 ऐड हो जाती है। जब 1 ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर ये बड़ा होता है दोस्तों 10 की पावर में से 1 घट जाती है, यानी कि 5 में से 1 घट जाता है तो 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा है इसलिए हमारा जुड़ जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। किमी यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि हमने बताया था कि अगर डी से स्टार्ट होगा तो क्या, पिछली क्लास में बताया नहीं था कि डी से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा तो हमारा हमेशा अदिश राशि होगी। इसको हमने बताया था, डी से जो स्टार्ट होगा। और बात करें अगर आयतन की दोस्तों, आयतन को आप कैसे याद करेंगे? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखाया ये हमारा सारी की सारी अदिश राशि है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसको हमने ट्रिक बताया था कि अगर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन कर लेंगे तो सारी यहाँ पर अदिश राशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और अगर डी से स्टार्ट होती हैं तो वो भी हमारी अदिश राशियाँ ही होती हैं। तो हमारा विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति, देखिए ये क्वेश्चन पक्का परीक्षा में आएगा जरूर, चाहे जिस प्रकार से। एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। कह रहा है पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है? तो देखिए यहाँ पर पहले इसको बना लेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर इसको बनाते हैं पूर्व, और हमारा पश्चिम और उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण। तो यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा 60 अंश के कोण पर चल रहा है, वो भी उत्तर पूर्व इधर की साइड दोस्तों, उत्तर पूर्व इधर ही है। यहाँ पर 60 अंश के कोण पर चला, जिससे उसने क्या किया? 20 मीटर की दूरी भी तय किया इधर के साइड। यहाँ तक उसने मान लीजिए 20 मीटर दूरी चला। तो यहाँ पर कह रहा है पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है, मतलब यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की है, ये वाली, ये दूरी कितनी तय की है इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसका मान लीजिए यक्स है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा कॉस 60 अंश लगा दीजिए। कॉस 60 अंश हमारा क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि आधार यक्स है बटे का कोण यानी कि 20। कॉस 60 अंश का मान 1/2 और बटे का एक्स बटे 20। इसको काटेंगे 2 दाम 20, तो यानी कि यक्स बराबर हमारा 10 मीटर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण, तो दोस्तों पिंड का त्वरण क्या होगा? नियत होगा, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 140 मीटर प्रति सेकंड। कैसे करेंगे? टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई कह रहा है, तो यच बराबर हमारा 1000 दिया है, यच बराबर 1000 मीटर। और कह रहा है किस वेग से फेंकना होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग हमें क्या करना है? ज्ञात करना है।
और अधिकतम ऊंचाई पर v का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि फॉर्मूला हम जानते हैं b स्क्वायर बराबर, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g हमारा माइनस का, यानी कि u स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखिए ये हमारा 0 हो गया तो ये ख़त्म। अब ये हम इससे लेंगे सिर्फ u स्क्वायर बराबर 2gh। अब इसी को दोस्तों हमें u का मान याद करना है। सिंपल सा 2 लिखेंगे 9.8 g का मान, और h का मान क्या है दोस्तों 1000 है। देखिए अगर g का मान नहीं दिया होगा तो आप 9.8 ही लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसका गुणा कराएंगे, देखिए 2 × 9.8 × 1000, देखिए u स्क्वायर बराबर 2 × 9.8 और गुणे का 1000। इसको दशमलव हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, इससे इसके काट देंगे। अब ये हमारा 100 हो गया। u स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 1 = 19, और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखिए इसका जो है वर्ग करेंगे, मतलब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, किसका वर्ग होता है दोस्तों 14 का होता है, और 100 किसका होता है हमारा 10 का होता है, यानी कि u का मान 14 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिंड जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ पर वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुँचेगा। देखिए जब ऊपर की ओर कोई चीज़ बहाते हैं तो क्या होता है, जी हमारा माइनस का लिया जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला जो है दोस्तों यही वाला लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh। अब देखिए एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, u हमारा जो प्रारंभिक वेग होता है वो हमारा कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, और देखिए हमने क्या बताया था अधिकतम ऊंचाई पर v का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 इसको कर दीजिए, माइनस का 2g का मान हमारा यहाँ पर 10 दिया है दोस्तों। जब दिया होगा तो हम 10 लेंगे, बाकी नहीं दिया होगा तो 9.8। h हमारा कितना है दोस्तों, h हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर h लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा 0 ही हो गया, इसको जो है इधर भेज देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 20h हो जाएगा। 20h बराबर हो जाएगा 10 धाम 100, तो यहाँ पर काट दीजिए, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, यानी कि h बराबर 5 मीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर हमारा बल के बराबर होती है। बल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, संवेग परिवर्तन की दर आवेग लगा देते हैं, तो इसको आपको नहीं करना है। देखिए ये होता तो है, लेकिन क्या होता है संवेग परिवर्तन की दर नहीं, संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है तो आवेग के। लेकिन अगर दर दे दिया तो हमारा बल हो जाएगा, इसको आपको याद रख लेना है। अगर सिर्फ संवेग परिवर्तन दिया होगा तो यहाँ पर आवेग, और संवेग परिवर्तन की दर दे दिया यानी कि दा और रा, तो बा और ला, यानी कि बल हो जाएगा। इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आभासी भार प्रतीत होगा। देखिए अगर लिफ्ट में आप बैठे होंगे तो सब जानते होंगे, बाकी देखिए अगर डोरी टूट जाती है तो आभासी भार हमारा 0 हो जाता है। और बात करें, अगर देखिए कोई भी पूछ सकता है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो ए त्वरण से अगर नीचे जा रही हो तो व्यक्ति को क्या होगा, अपना भार क्या होगा, अपना भार वास्तविक भार से क्या होगा हमारा कम प्राप्त होगा। क्या होगा, अगर कम प्राप्त होगा यानी कि आभासी भार जो हो जाएगा वास्तविक भार से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसको भी आपको पता होना चाहिए। और अगर ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो हमारा क्या होगा, हमारा भार क्या होगा अधिक प्राप्त होगा, यानी कि आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जो है आवेग का मान है, तो सिंपल सा गुणा करा दीजिए दोस्तों। हमारा आई बराबर, ये भी एक फार्मूला होता है, यम इंटू का हमारा डेल बी, यहाँ पर डेल बी वेग परिवर्तन, तो यहाँ पर इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5, यानी कि 4 × 5 20 हो जाएगा। फार्मूला दोनों होता है दोस्तों, दोनों आपको याद कर लेना है। आवेग बराबर होता है एफ इंटू टी वाला ज़्यादा पूछता है, और ये हमारा नया है, यानी कि ये भी पूछने के बहुत चांसेस हैं, यम इंटू डेल बी भी और एफ इंटू टी भी। तो यहाँ पर आवेग हमारा एफ इंटू टी, इससे भी आप जो है कर सकते हैं। अगर इसका मान अभी रखेंगे तो वो हमारा वही निकल के आएगा जो हम कर रहे थे, यम इंटू डेल बी। तो यहाँ पर 20 न्यूटन सेकंड गुणा कराने पर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। इसको हमने बताया था दोस्तों कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक
किस लिए पीछे हटती है इसको हम लोग नहीं जानते। इसको कौन जाता है, जिन्होंने फिजिक्स दी थी यानी कि न्यूटन ही बता सकते हैं कि क्यों जो है बंदूक पीछे या आगे होती है। तो यानी कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय नियम क्या कहता है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, वही जो है बंदूक अगर आप गोली चलाएंगे आगे की ओर तो बंदूक पीछे भी हटेगी, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी यहाँ पर होगी ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिए क्या कहता है। न्यूटन के प्रथम नियम को हमने बताया था, क्या कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को बता रहे हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है, इसको भी आपको याद कर लेना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पंप 100 किग्रा पानी जो है 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ाता है, उसकी शक्ति होगी। शक्ति का हम फार्मूला जानते हैं, P बराबर W/T। यहाँ पर W/T होता है दोस्तों, लेकिन W तो हमारा यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे। तो W बराबर एक फार्मूला और भी होता है दोस्तों, M/G, mgh होता है अपॉन का T। देखिए ये नहीं होता, अगर आप देखेंगे W बराबर F इंटू क्या होता है, F इंटू यस कह लीजिए दूरी या फिर ऊंचाई यच कह लीजिए, और बटे में T हो जाएगा, ये हो गया। देखिए W बराबर F इंटू एच होता है और T हमारा नीचे है ही। और देखिए F बराबर कितना होता है दोस्तों, mg होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा mgh/T कैसे आया। तो देखिए हमारा क्या है, P बराबर mgh/T, और यम हमारा कितना दोस्तों दिया है 100 किग्रा, G हमारा कितना दिया है, हमारा 10 दिया है, H हमारा 20 मीटर, T हमारा कितना है 10 सेकेंड। ये कट जाएगा दोस्तों, 20 गुणे 100 क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी कि 2000 बराबर 2 किलोवाट होगा दोस्तों। यहाँ पर 20 किलोवाट लिख गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। 2 किलोवाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा गलत लिख गया है दोस्तों, क्योंकि आप 20 मतलब 2000 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के, यानी कि गुणे 1000 करेंगे तो हमारा 1 किलोवाट के बराबर ये हो जाएगा, और 2 गुणे 1 किलोवाट यानी कि 2 किलोवाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। पीडीएफ में हम आपको सही से लिखकर जो है सही से आंसर इसका कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है या लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होगी, एकदम ऊपर, यानी कि जहाँ पर ये रुक जाएगा एकदम, ये वाली स्थिति में जहाँ पर ये लौटने के कगार पर होगा। यहाँ पर एक ऊंचाई ऐसी आएगी जहाँ पर ये क्या करेगा, रुक जाएगा, यानी कि स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, एकदम अधिकतम हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल। तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह में दोस्तों अनंत होता है, और दोस्तों ये वाला तो और ज़्यादा पूछता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, इसको आपको याद कर लेना है, ये वाला और ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कृत्रिम उपग्रह में अनंत और सेकंड लोलक में 2 सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 54 किग्रा है, चंद्रमा पर उसका भार। देखिए हमने बताया था कि पृथ्वी पर अगर 54 है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा, 1/6 होता है, जो भी दिया रहेगा 1/6 कर देंगे, निकल आएगा 6 9 54, यानी कि 9 किग्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। दोस्तों वो हमारा क्या होता है, पृथ्वी का क्या होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। दोस्तों क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही तो लगता है। यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि यही तथ्य है कि यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है। वो बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वो पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 गुना। तो √2 गुना अगर बढ़ा देंगे तो वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार। देखिए अगर पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जहाँ तक तो हमारे उम्मीद से आएगा ही। देखिए पृथ्वी पर जो ध्रुव होता है यहाँ पोल पर एकदम, वो हमारा क्या होता है, सबसे अधिक होता है जी का मान। जी का मान सबसे अधिक होता है, तो वहाँ पर यानी कि जी का मान अगर अधिक हो गया तो हमारा देखिए W बराबर M इंटू जी। अगर जी का मान अधिकतम हो गया तो भार भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम। ये आप समझ में गए होंगे, अगर जी अधिकतम तो भार भी अधिकतम। अब देखिए यहाँ पोल पर यानी कि ध्रुव पर जो होता है जी का मान सबसे अधिक होता है, और अगर बात करें भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जो जी का मान होता है वो सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम नहीं, कम होता है,
कम होता है, और जब इसको यहाँ तक ले जाएंगे ध्रुव की ओर, यानी कि ध्रुव पर हमने बताया जो जी का मान होता है बढ़ता है, तो जी का मान बढ़ेगा तो हमारा भार भी बढ़ जाएगा, इसको हमने बता दिया। और देखिए भूमध्य रेखा को और क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी यहाँ पर कहते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसको तो जो ढांसू ट्रिक बताई थी आपको याद ही होगा कि जो कह रहा है अगर दोगुनी कह रहा है तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, इसी को बटे में कर दीजिए 1/4 यानी कि 1/4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको तो बता ही दिया था। और अगर बात करें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दिया होता दोस्तों, हमने क्वेश्चन ये भी कराया था कि गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए 8 न्यूटन है और जो है बीच की दूरी दोगुनी कर दिया गया, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ पूछता था दोस्तों, तो क्या करते थे 2 का स्क्वायर करते थे तो हमारा 4 और बटे में 1/4 हो जाता था। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान दिया होता था 8 न्यूटन 6 न्यूटन, इसे गुणे कर देते थे, 4 दूनी 8 यानी कि 2 यहाँ पर निकल के आता था। याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था, तो इस प्रकार इसको भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में 20 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। एक जब जोता होता है एक मतलब अगर आप 10 मीटर नीचे जाएंगे, 10 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होगी, इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पर हमने घुमाने के लिए आपको बताया था सिर्फ कि अगर 20 देखिए अगर 10 मीटर नीचे जाएंगे तो एक वायुमंडल की, और जब 20 मीटर चले जाएंगे तो 2 वायुमंडल की, इसलिए यहाँ पर दिया था। तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि, तो एक वायुमंडल आपको राइट कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता। तो दोस्तों मनुष्य जो होता है हमने बताया था 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो होता है तरंग को सुन सकता है, इसको मैंने बताया था। तो यहाँ पर 10 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको नहीं सुन सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्थापन का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था, पूछा जरूर जाएगा आपसे, या तो त्वरण का मान पूछा जाएगा या तो आवर्तकाल का मान। देखिए आवर्तकाल हमारा t बराबर क्या होता है 1/2 पाई √L/g। देखिए यहाँ पर हमने बताया था अगर यल का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा, लेकिन अगर जी का मान यानी कि त्वरण का मान बढ़ेगा तो हमारा आवर्तकाल का मान घटेगा। यहाँ पर विस्थापन पूछा था दोस्तों, ये बढ़ेगा तो हमारा आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। देखिए ये दोनों समानुपाती हैं इसलिए बढ़ जाएगा, और ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी तरंग का आयाम तिगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता, फॉर्मूला आपको पता होगा, तुरंत कर देंगे दोस्तों। आयाम बताया था हमने, देखिए तीव्रता का फॉर्मूला बताया था I बराबर A स्क्वायर, यानी कि अगर आयाम क्या करेंगे दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो I का मान यानी कि तीव्रता क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा 4 गुना, लेकिन यहाँ पर 3 गुना कह रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जिस प्रकार दिया गया 4 दिया रहेगा तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने से जा रही है, पेंदे के पानी का क्षण ताप होगा। तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जल का जो आयतन होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि जल को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, देखिए 2 से 3 कर रहे हैं यानी कि बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसको आप वैसे ही याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया जाता है, प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार। तो दोस्तों छेद का आकार क्या होगा, अगर गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C/5 बराबर F माइनस का 32/9। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आपको फ़ारेनहाइट में क्या दे देगा, फ़ारेनहाइट यहाँ पर कुछ दे देगा तो आपको सेल्सियस का मान बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए C/5 F का मान कुछ दे दिया, जैसे यहाँ पर कुछ भी दे दिया, यहाँ पर F का मान रखेंगे और माइनस का 32 और बटे में 9 यहाँ पर कुछ मान दे देगा, तो आप इसको काट कर यहाँ से इसका गुणा कराकर सेल्सियस का मान निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन भी है। यहाँ पर H2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और H2 हमारा क्या होता है दोस्तों, इसे पेरियोडिक टेबल में आवारा तत्व भी कहते हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये गैस के रूप में भी होता है और यहाँ पर धातु के रूप में पहले जो है पहले वर्ग में रखा गया है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिकतम होती है दोस्तों, तो जल की जो होती है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिकतम होती है। इसको आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, तो दोस्तों ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उसके तापांतर पर ही निर्भर करता है। जितना ताप आप बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से ऊष्मा वहाँ पर फ्लो होगी। तो राइट आंसर उनके तापांतर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पृष्ठ की अवशोषकता जो है उत्सर्जकता E है, उसकी अवशोषकता होगी। तो दोस्तों E है अगर उत्सर्जकता, तो जो अवशोषकता हो जाएगी वो भी E ही होगी। इसको आपको पता होना चाहिए, बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन, तो दोस्तों परावर्तन क्या होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा। इसको आपको याद कर लेना है। और दर्पण वाले में देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी तरंग दैर्ध्य, मतलब दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ये क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। इसको बताया है। और नहीं तो क्या मिल सकता है आपको ऑप्शन में 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन, ये भी आपको मिल सकता है। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 120 डिग्री एक मोड़ पर झुके हुए दो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या। देखिए प्रतिबिंब की संख्या वाला भी क्वेश्चन एक फिक्स है। देखिए कैसे निकालते हैं प्रतिबिंब की संख्या, वेरी इजी, बताया था। 360 करते हैं बटे में n-1। देखिए n हमारा क्या है दोस्तों, यही है 120 जो दिया है। तो 360 बटे में 120 माइनस का 1, इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 प्रतिबिंब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाक व कान जो है तथा गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए। लेंस मत लगाइएगा क्योंकि ऑप्शन में लेंस भी आपको दे सकता है, लेकिन दर्पण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दोस्तों, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। इसको दोस्तों हम वैसे बता दे रहे हैं, आपको जो है सॉल्व कर लेना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का रहा F बराबर -10 सेंटीमीटर, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि U बराबर -20 सेंटीमीटर दर्पण से इतनी दूरी पर रखा है। तो आपको दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा यानी कि V का मान ज्ञात कर रहा है। तो दोस्तों 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगा दीजिएगा। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको F का मान यहाँ से मतलब V का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये हमारा दर्पण के लिए होता है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। और लेंस के लिए क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। दोनों को आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों। आप फार्मूला अगर आप सही से लगाएंगे तभी आंसर सही से आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है, तो दोस्तों व्यतिकरण हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंद्रधनुष की उत्पत्ति का कारण है, तो दोस्तों इंद्रधनुष हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए हूबहू क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आपको मिल सकता है। देखिए निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल दी है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दोस्तों माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, देखिए वायु में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी क्या है, 3 × 10⁸। देखिए ये दिया हो चाहे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर निर्वात में दे दिया है तो कोई बात नहीं, लिख लेंगे। और यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है दोस्तों, 2.4 × 10⁸ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको काट देंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 5/4 यहाँ पर हमारा आसानी से निकल गया। बहुत इजी था और 4 नंबर आपको आसानी से इस क्वेश्चन से मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष जो है सघन माध्यम, यहाँ पर सघन होगा,
का अपवर्तनांक √2 हो तो क्रांतिक कोण। देखिए ये क्वेश्चन भी इस तरह के आपको मिलेंगे। n बराबर हमने बताया था 1/sin c, बहुत इजी है और 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपको फार्मूला पता है। n बराबर 1/sin c, c क्या है दोस्तों, क्रांतिक कोण ही है, तो इसी का मान ज्ञात करना है। और ये हमारे n क्या दिया है, √2 बराबर 1/sin c, और sin c, अब देखिए sin c बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे नीचे के साइड 1/√2, और यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, तो यहाँ पर 45 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी का मान हमारा 45 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में अपवर्तन कोण। देखिए अगर जल में मान लीजिए यहाँ पर है, अगर कोई किरण लंबवत गिरती है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई हमारा यहाँ पर अपवर्तित ये ऐसे नहीं होगी किसी भी तरह से, ये सीधे ही निकल जाएगी, यानी कि अपवर्तन कोण हमारा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 हो तो उसका न्यूनतम विचलन कोण। देखिए इसको हम वैसे बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, पूरा आपको समझा देते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जो है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, प्रत्येक जो होता है 60 डिग्री होता है। तो हम फार्मूला जानते हैं न्यूनतम विचलन कोण वाला, n बराबर अपवर्तनांक बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम बाई, डेल एम ऐसे लिखते हैं बाई 2, और साइन a बाई 2 लिखते हैं दोस्तों। n हमारा क्या दिया है, √3 दिया है, और देखिए √3 दिया है, और देखिए यहाँ पर आप इसको अलग अलग कर लीजिए, क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम अलग करते हैं, साइन लिखेंगे a/2। देखिए a का मान हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, यानी कि a का मान 60 है, तो यहाँ पर 60/2 कर लीजिएगा, प्लस इसको अलग करेंगे डेल m/2, और नीचे हमारा साइन a/2 था, यानी कि 60/2 यहाँ भी करेंगे, a का मान 60 रखकर, तो 2 से भाग करेंगे साइन 30। तो इसी को जब आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो हमारा 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। यही डेल m का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण। देखिए तो बहुत ईजी है, और यहाँ पर देखिए इसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 42 दिया है तो 42 ही राइट आंसर होगा। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक दिया है, n बराबर हम जानते हैं 1/sin c, n का मान हमें 3/2 दिया है, 1/sin c यहाँ पर होता है, तो इसको जब sin c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, और 2/3 किसके बराबर है दोस्तों, साइन 42 के, यानी कि साइन c बराबर साइन 42, तो c बराबर हमारा 42। देखिए वैसे ही दिया था, यहाँ पर राइट आंसर कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो देखिए प्रिज्म होता है ये, और यहाँ पर हमारी किरण जाती है, श्वेत प्रकाश की किरण, तो कितने रंगों में विभाजित होती है, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा पहले इधर से समझते हैं, नीचे वाला सबसे क्या होता है, विबग्योर से समझते हैं, VIVGYOR, नीचे से विबग्योर होता है दोस्तों, ऊपर से नहीं करना है। अब देखिए सबसे जो है कह रहा है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसकी है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका विचलन सबसे कम हुआ है, इसका विचलन यानी कि ये मुड़ी कम है, विचलन मतलब क्या है दोस्तों, मुड़ना, तो विचलन सबसे कम रेड रंग का हुआ है, यानी कि लाल रंग का। तो लाल रंग का विचलन जब सबसे कम हुआ है तो ये सबसे दूर जाएगी, इसको आपको पता होना चाहिए। जब कोई चीज़ मुड़ती है दोस्तों तो कम ही दूरी तय कर पाती है, लेकिन जब कोई चीज़ कम मुड़ी है तो वो ज़्यादा दूर जाएगी, यानी कि कम जो है मुड़ी है यहाँ पर कौन, लाल रंग, तो ये सबसे दूर जाएगी, यानी कि तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा जो मुड़ी है वो ज़्यादा दूर अब नहीं जा पाएगी, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगी। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी लाल रंग की और सबसे कम होगी बैगनी रंग की, इसको आपको पता होना चाहिए। और विचलन की बात करें तो यहाँ पर विचलन यानी कि मुड़ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है, बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ रही है, इसका जो है विचलन सबसे अधिकतम, और ये सबसे कम मुड़ रही है लाल रंग, यानी कि ये सबसे न्यूनतम। इसको भी आपको याद कर लेना है, चारों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए अभी तक तरंगदैर्घ्य और विचलन था, यहाँ पर आवृत्ति पूछ लिया। आवृत्ति हम जानते हैं n से डिनोट करते हैं, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, V बराबर n लैम्डा। अगर आप यहाँ पर इसको v हटा दीजिए, यहाँ पर v कोई काम नहीं है, यहाँ पर आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समझते हैं, तो इसको मान लीजिए 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो लैम्डा बराबर 1/n।
अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर तरंग दैर्ध्य जो है बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। तो देखिए यहाँ पर आवृत्ति अधिक सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य सबसे मतलब घटेगी। तो आवृत्ति जिसकी सबसे अधिकतम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगी। तो सबसे तरंग दैर्ध्य जो होती है किसकी न्यूनतम होती है दोस्तों, बैगनी रंग ज़्यादा मुड़ गया था तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम हुई थी, यानी कि इसी की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बैगनी रंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा क्या हो जाएगा, जल से कांच में। और हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, हमें सघन में से हम क्या करते हैं, विरल में जाते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए, सघन में से क्या करेंगे, विरल में जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है सामान्य मनुष्य के लिए आँख का निकट बिंदु। तो दोस्तों सामान्य मनुष्य होता है यानी कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म तथा नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे दोस्तों संवहन नहीं होता है। संवहन नहीं होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको भी बताया था, एक बेलनाकार बर्तन की गहराई d है। यह बर्तन जो है आपस में न मिश्रित होने वाले समान आयतन के द्रवों से भरा है जिनके अपूर्णांक n1 n2 n3 हैं। बर्तन की आभासी गहराई, तो यहाँ पर d/3 और ब्रैकेट में 1/n1 + 1/n2 + 1/3। इसको आपको याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर इसको लाया गया है। अब चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर। और हमने बताया टोटल 300 प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर आप पानी वानी पी लीजिए तब तक। तो दोस्तों यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व है। तो दोस्तों संक्रमण का तत्व जो होता है कौन से यहाँ पर मतलब वर्ग में आता है, वो हमारा डी ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक में कौन से आता है, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आयरन यानी कि फेरस, कोबाल्ट, निकेल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणु में जो है समान संख्या होती है। दोस्तों जो वर्ग समूह होते हैं उनमें अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है सब में समान होती है। इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबके लास्ट कक्षक में क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समान होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। तो समूह की संख्या कितना है दोस्तों, 18 है। और आवर्त की संख्या क्या है दोस्तों, आवर्त की संख्या हमारी 7 है। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, तो दोस्तों तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है वह होगा। तो दोस्तों 7 ये आ गया। देखिए पहले परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, जोड़ दीजिए 2 8 10 7 17। और 17 किसका होता है दोस्तों, क्लोरीन का। और क्लोरीन हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोजन परिवार का तत्व होता है। इसको आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो दोस्तों कोलाइड यहाँ पर हमारा शर्करा का विलयन कोलाइड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड अध्रुवीय विलायकों में दोस्तों ये हमारा सोडियम क्लोराइड अध्रुवीय विलायकों में अविलेय है और ध्रुवीय विलायकों में विलेय है। तो यहाँ पर राइट आंसर अविलेय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वास्तविक विलयन एवं निलंबन में कणों का आकार निम्न में से कितना होता है। तो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लास्ट वाला देखिए किस में जा रहा है, यस ब्लॉक में जा रहा है। और हम यस ब्लॉक में जानते हैं यस ब्लॉक के पहले जो वर्ग है उसमें क्या है दोस्तों, हमारा क्षारीय धातु है। क्षारीय क्या है, धातु है। और एस ब्लॉक के जो है दूसरे वर्ग समूह में क्या है दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु है।
यानी कि दोनों में क्या है दोस्तों, धातुएं ही हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर धातु ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था, इसको आपको पता होना चाहिए। मेंडलीफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इससे पहले क्या थी, उसको मेंडलीफ ने दी थी। जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी उसमें आवर्ती वर्गीकरण उन्होंने पहले ही कर दिया था, यानी कि मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे संक्रमण तत्व जो होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम जो है निम्न में से किस प्रकार का है? तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था, फिर F जो है FCl BrI और हमारा AT। यहाँ पर क्या था, फिर कल बाहर आएगी ऑटो। यहाँ पर फिर कल बाहर आएगी ऑटो, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। इससे आप जो है इनकी क्रियाशीलता का क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर कल बाहर आएगी, यहाँ पर इतना ही दिया है, तो फिर कल बाहर आएगी इसी को आपको राइट कर देना है FCl BrI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इसको मैंने बताया था। और सोना जो होता है दोस्तों, सोना क्या होता है, वो हमारा किस अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। दोस्तों जो गुणधर्म में समानता रखते हैं वो हमारे एक उप समूह में रखे हैं, समूह नहीं लगाना है दोस्तों, एक उप समूह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध दोस्तों किससे है? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो Be जो होता है दोस्तों, Be हमारा एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। इस प्रकार किसी के लिए भी आप देखेंगे, जैसे बोरॉन का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन से हो जाएगा। इसी से आप जो है विकर्ण संबंध ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? तो आर्गन की क्या होती है दोस्तों, बंधुता शून्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में और वेरी इजी भी है। जैसे कैसे रखा गया है, 1 पहले, फिर 2 3 4 5, ऐसे ही तो परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, जो क्रमांक होगा उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। जैसे 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4, और इसी को क्या करेंगे हम रोमन अंकों में लिख देंगे, तो 4 ऐसे ही तो लिखा जाता है दोस्तों। ऐसे आपको याद कर लेना है, जिसका परमाणु क्रमांक दिया होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसी को हम रोमन अंकों में कर देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। दोस्तों मिश्र धातु यानी कि मिश्रण से कौन सी बनी है, ये तो हमने बताया था। पीतल से क्या बताया था, पिताजी हमारा क्या होता है दोस्तों, मिश्र धातु होता है। कैसे, ये हमारा पी क्या है, पीतल ही है। तो पीतल किसका किसका मिश्रण है, तांबा का मिश्रण है, तांबा का, और जिंक का मिश्रण है। इसको हमने बताया था दोस्तों। और एक बताया था जर्मन सिल्वर वाला, जर्मन सिल्वर भी यहाँ पर देख लीजिए, नहीं देखा है तो जर्मन सिल्वर में हमने बताया था नेताजी। यहाँ पर तीनों मौजूद होते हैं दोस्तों जर्मन सिल्वर में। ना से निकिल, ता से तांबा यानी कि कॉपर, और जी से जिंक यानी कि जस्ता। दोस्तों निकिल, तांबा और जस्ता यानी कि निकिल, तांबा और कॉपर और जिंक यहाँ पर जर्मन सिल्वर में होते हैं। और बात करें, क्वेश्चन ये पूछता है कि जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता, जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। और ऑप्शन में क्या दिया रहता है दोस्तों, हमारा एल्यूमिनियम दिया रहता है। तो एल्यूमिनियम जो ऑप्शन होता है वहाँ पर करेक्ट होता है दोस्तों। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से जो है रक्षित हो जाती है? यहाँ पर एल्यूमिनियम ही हो जाएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम अपने ही धातु के ऑक्साइड से रक्षित हो जाती है। और दोस्तों एल्यूमिनियम की बात करें तो ये प्रकृति में जो है हमारा जो है पहले नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर ये आता है, मतलब इसकी जो परसेंटेज होती है सबसे अधिक होती है धातुओं में। यानी कि धातु जो होता है ये सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस हमारा जो है वो CO+N2 का मिश्रण है, CO+N2 का। और बात करें अगर दूसरा क्या पूछता है, भाप अंगार गैस।
भाप अंगार गैस क्या होता है दोस्तों? दोनों आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उस प्रोड्यूसर गैस को क्या करते हैं, CO+H2 लगा देते हैं। CO+N2 होता है दोस्तों। भाप अंगार गैस हमारा CO+H2 होता है। क्या? CO+H2 यहाँ पर भाप अंगार गैस होता है। और इसी को क्या कहते हैं, वाटर गैस भी कहते हैं। वाटर गैस इसी को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर CO+H2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है दोस्तों, तो यहाँ पर चीड़ का तेल प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे के शोधन के विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर 99.9% यहाँ पर इसकी शुद्धता होती है। कितनी ज़्यादा होती है आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 100% भी इसको दे देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमलगम होते हैं, तो दोस्तों अमलगम क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 125। शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता क्योंकि यह विद्युत का क्या है, कुचालक है। अगर कुचालक है तो अपघटन कैसे होगा विद्युत का, इसको तो आपको पता होना चाहिए। कुचालक में क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसमें विद्युत अपघटन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि जो है, फेन उत्प्लावन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि सल से आप याद करते सकते हैं सलमान, और सलमान से हमने बताया था कि इनके फ़ैन क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि सल्फाइड का क्या हो जाएगा, फेन प्लवन विधि। इसको हमने ट्रिक से बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है दोस्तों? तो हमारा क्या कहलाती है, हास्य गैस। हास्य गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, देखिए दोस्तों यही जो एक होता है इसका उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही उभयधर्मी कहलाता है। इसको आपको याद कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधातुओं में द्रव है दोस्तों, आधातुओं में हमारा कौन द्रव होता है? केवल ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर धातुओं में द्रव की बात पूछे तो हमारा क्या होता है दोस्तों, पारा यानी कि मरकरी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पारा या मरकरी इसी को कहते हैं। धातुओं में द्रव होता है और अधातुओं में केवल ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और जिसका जो है पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। उदासीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पूछता क्या है कि 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से जो अधिक होते हैं क्षारीय होते हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है, स्केल होती है। यहाँ पर क्या होता है, 7 होता है, ये हमारा मिड पॉइंट यानी कि यही हमारा उदासीन होता है। इधर आप हमने ट्रिक से बताया था ए कर सकते हैं, इधर बी। मान लीजिए ए और बी है तो आप ए फॉर एसिड समझ सकते हैं और यहाँ पर बी फॉर बेस समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब 7 से जो कम है, 7 से कम वाले क्या हो जाएंगे एसिड, और 7 से अधिक वाले क्या हो जाएंगे बेस यानी कि क्षार। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, तो यहाँ पर हमने बताया था अस्थायी कठोरता दूसरे नंबर पर। पहले क्या आएगी दोस्तों, अस्थायी, और अस्थायी में हमने बताया था जो होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और अस्थायी वाला दूसरे नंबर पर आता है। अस्थायी वाला अस्थायी वाला दूसरे नंबर पर आता है, और दूसरा नंबर वाला क्या हो जाता है, सल्फेट और क्लोराइड। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों अस्थायी कठोरता जो होती है वो उबाल कर और क्लॉर्क विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं अस्थायी कठोरता। और ये सब जो है दोस्तों दी है परम्यूटेड धावन सोडा उबाल कर, कैलगन विधि, ये अस्थायी कठोरता के लिए है। तो आपको याद कर लेना है अस्थायी में क्लॉर्क और उबाल कर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र है, ये तो आपको पता होगा D2O। D2O क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? अभी जस्ट बताया भाप अंगार गैस को क्या कहते हैं, वाटर गैस भी कहते हैं। वाटर गैस, और ये मिश्रण होता है CO+H2 का, तो इसको आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो दोस्तों अमोनिया जो होती है, अमोनिया हमारी क्या होती है? वायु से हल्की होती है, यानी कि NH3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न कराने वाला तत्व है। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं, Na को क्या कहते हैं? सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है दोस्तों पेट्रोल के शुद्धिकरण में। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के कई प्रयोग हैं, अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पर पेट्रोल के शुद्धिकरण में, और देखते हैं चीनी का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ भी क्या है? SO2 क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड ही कहते हैं, यानी कि हमने बताया सल्फर डाइऑक्साइड के कई सारे उपयोग हैं। तो यहाँ पर चीनी के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है इस गैस का, और यहाँ पर क्या था? पेट्रोल के शुद्धिकरण में भी। अब आगे चलते हैं। H2S कार्य करती है। तो दोस्तों H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर अपचायक के रूप में कार्य करती है, इसको आपको याद कर लेना है। और H2S दोस्तों, H2S हमारा क्या करती है? सड़े हुए अंडे की तरह क्या करती है? बदबू करती है। सड़े हुए अंडे की तरह, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, सड़े हुए अंडे की तरह कौन बदबू करती है? तो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए हमने बताया इसके कई उपयोग हैं। क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग ही करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। दोस्तों इसमें आपको सूत्र दे देगा या फिर आपको नाम दे देगा, तो नाम भी आपको याद रख लेना है। इसका जो नाम होता है दोस्तों, धावन सोडा। धावन सोडा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो पूरा जो फार्मूला होता है Na2CO3, और इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु भी मौजूद होते हैं। तो Na2CO3 × 10H2O धावन सोडा। और एक फार्मूला और क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फार्मूला पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा जाता है दोस्तों, होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, और इसके द्वारा पेट की अम्लता भी दूर कर सकते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन हमने बता दिए। पेट की अम्लता क्या करते हैं? बेकिंग सोडा द्वारा दूर कर सकते हैं। फार्मूला NaHCO3। और धावन सोडा में दोस्तों Na2CO3। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में Na2CO3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लड से खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी। और फिटकरी का हमने फार्मूला बताया कि 2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। देखिए बेकिंग पाउडर अभी फार्मूला बताया क्या होता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम NaHCO3 सूत्र हो जाएगा, और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को किसके द्वारा साफ किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेट की अम्लता देखिए बताया बेकिंग सोडा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान है दोस्तों, तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन क्या बताया दोस्तों? ये हमारा LPG में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रोपेन प्लस ब्यूटेन क्या होता है? हमारा LPG गैस का मिश्रण होता है, इसको अभी जस्ट बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है दोस्तों, इसको भी बता दिया। एथिल मरकैप्टन जो होता है, इसका जो प्रयोग रिसाव का पता लगाने में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी होती है तो दोस्तों लकड़ी हमारा कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है दोस्तों, तो हमारा मुख्य रूप से क्या होती है? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, CH4। CH4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा बंध प्रयुक्त होता है दोस्तों? बताया था सहसंयोजक बंध प्रयुक्त होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों, तो C11 से C16, 11 से 16 जो होता है दोस्तों, मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक AMU किसके तुल्य होता है दोस्तों? एक AMU 931.5 मिली वोल्ट के तुल्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 931.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई है। दोस्तों एसआई आ गया, एसआई में हम जानते हैं जूल और कैलोरी में ही ली जाएगी। तो ऊष्मा कह रहा है तो ऊष्मा के लिए एसआई इकाई क्या हो जाएगी, जूल प्रति कैलोरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कैलोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई है। सीजीएस पद्धति में बल का इकाई जो होता है डाइन, और अगर जो हमारा एसआई पद्धति में बल की इकाई तो हमारा न्यूटन। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पूछता है हमारा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन तो 10⁵ डाइन के। 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछता है दोस्तों, कार्य वाला 1 जूल किसके बराबर होता है। 1 जूल हमारा 10⁷ अर्घ के बराबर होता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। और हमारा जूल जो होता है कार्य का एसआई मात्रक, और सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक अर्घ। दोस्तों कई सारे क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से बता दिए, फिर से देख लीजिए, सब के सब इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। तो तांबा दोस्तों, कॉपर को सबसे पहले ज्ञान किसे हुआ था, मनुष्य को, जिसे हम तांबा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तत्व के समस्थानिक दिया है में न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या यानी कि ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या बराबर होती है हमारा प्रोटॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक के। तो यन हमारा परमाणु क्रमांक है प्लस का न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी बराबर क्या हो जाएगी, m का n। m n यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला ऐसे भी होता है, एक a बराबर होता है z प्लस n। यहाँ पर ये हमारी द्रव्यमान संख्या, ये हमारा परमाणु क्रमांक, और ये हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे आपको जो है किसी भी तत्व के लिए आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 लेंस जिनकी क्षमता दी गई है दोस्तों, एक साथ संयोजित किया जाता है। दोस्तों इसको संयोजित कर लीजिए यानी कि जोड़ लीजिए। तो हम 2.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 4 डायोप्टर हो गया। अब कह रहा है तो नए लेंस की फोकस दूरी यानी कि जो नए लेंस वाली क्षमता बनी इसकी फोकस दूरी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डायोप्टर दिया है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है तो 1/f होता है, p बराबर 1/f होता है, और f हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो f बराबर 1/p। यहाँ हमारा जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। d से क्या होता है डायोप्टर, तो p बराबर 1/f और फिर f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो f हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 100 रखेंगे, मतलब ये हमारा किस में होता है, ये हमारा मीटर में होता है, और यहाँ भी मीटर में, लेकिन हम लेंगे किस में, सेंटीमीटर में लेंगे। किस में, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आंसर ही दिया है तो सेंटीमीटर में लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और 4 डायोप्टर है, 4 लिख लीजिए, काट दीजिए, 4 25 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक चक्रीय यौगिक नहीं है दोस्तों। तो चक्रीय यौगिक हमारा बेंजीन भी है, क्योंकि ये हमारा बंद श्रृंखला वाले यौगिक कह रहा है। तो बंद श्रृंखला वाला यौगिक कौन सा नहीं है दोस्तों, नियोपेंटेन नहीं है। तो दोस्तों बंद श्रृंखला वाले यौगिक को यानी कि चक्रीय यौगिक को और क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए, एरोमेटिक। और जो चक्रीय यौगिक नहीं होता है उन्हें एलिफैटिक, यानी कि जिसकी खुली श्रृंखला होती है। तो ये नियोपेंटेन हमारा कैसे बनता है, C बनता है, और ये इधर 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 सब तरफ क्या होता है, CH3 लगता है, CH3 बनता है। ये हमारी क्या होती है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक होता है, यानी कि चक्रीय यौगिक ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी। तो लगभग हमें बताना है, सिंपल सा 3 मिली एम्पियर कह रहा है, मिली एम्पियर बोले तो 10⁻³ एम्पियर। मिली को क्या लिखते हैं, -3 10⁻⁻, में कह रहा है 1 मिनट, यानी कि t बराबर हमारा 1 मिनट, यानी कि हम 60 सेकंड इसे लिख सकते हैं को। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, Q बराबर NE और Q बराबर IT। तो तुलना कराते हैं, NE बराबर होता है IT के, और हमें मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान ज्ञात करना है। तो IT अपॉन का E, IT अपॉन E हो जाएगा। अब देखिए I हमारा दिया है कितना, 3 मिली एम्पियर, यानी कि 3 × 10⁻⁻³
3 और यहाँ पर टी का मान हमारा 60 दिया है और हमारा ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारा 10⁻18 निकल के आ जाएगा। इसको जब इसमें भाग करेंगे तो 1 दशमलव कुछ कर जाएगा, इसका गुणा कराकर। तो यहाँ पर इसको हम लगभग में हमें बताना है तो 10 की घात वाला ही लगभग में बता देंगे। 10⁻18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों, तो हमारा कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल। दोस्तों हमने बताया था कि आवर्तकाल जो होता है उसका फार्मूला 1/2 पाई √L/G होता है और इसमें द्रव्यमान दोगुना कह रहा है। इसमें आपको क्या कहीं द्रव्यमान दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो द्रव्यमान का जब आवर्तकाल से कोई जो है यहाँ पर ताल्लुक ही नहीं है तो हमारा जो है इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, तो समान बना रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों तापमान में वृद्धि कर देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है। एक बार दाब से तात्पर्य है, यानी कि एक बार दाब जो है दोस्तों, यानी कि इसके कहने का मतलब है एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है दोस्तों? 10⁵ पास्कल, और पास्कल को आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जल का क्वथनांक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका मान। देखिए हमने वो फार्मूला बताया था और इसका क्वेश्चन भी आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर है। देखिए C/F बराबर हमने बताया था F माइनस का 32/9। अब देखिए C का हमें मान ज्ञात करना है सेल्सियस पैमाने पर, तो C बराबर क्या हो जाएगा? C/5 बराबर हो जाएगा F का मान हमारा 95 माइनस का 32/9 घटाएंगे आ जाएगा 63/9 और इसको काट देंगे 9 सते 63 और इसका गुणा कराएंगे 7×5 = 35, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त ऊष्मा की सीजीएस इकाई क्या है? तो दोस्तों सीजीएस में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से इसका मतलब होता है, यानी कि जिसका मान जो है ग्राम में भी आना चाहिए। तो ग्राम में कौन कौन सा है? ये है और ये है। अब देखिए ग्राम और ग्राम ये हमारा मिल गया, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत ही हो जाएंगे। तो गुप्त ऊष्मा हमारा फार्मूला पता है दोस्तों, Q बराबर M/L। ये विशिष्ट ऊष्मा है M/L। तो देखिए L हमारा क्या है? यही हमारी गुप्त ऊष्मा है, तो L बराबर हो जाएगा Q/M। और Q बराबर क्या होता है? Q का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। लेकिन हमें लेना किस में है दोस्तों? ग्राम में, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर ग्राम ले लेंगे, तो कैलोरी प्रति ग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है दोस्तों। न्यूटन सेकंड यानी कि F का मात्रक न्यूटन और सेकंड यानी कि T का मात्रक सेकंड। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों? I बराबर F/T अभी बताया, यानी कि आवेग बराबर बल गुणे समय। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर मेगावाट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, और शक्ति यहाँ हमारा दिया नहीं है, ऊर्जा कह रहा है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी और न्यूटन मीटर भी। तो मेगावाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 किलोवाट घंटा का मान, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। यहाँ पर 1 हॉर्स पावर दिया है दोस्तों, इसका जो ताल्लुक होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। एक अश्व शक्ति हमारा 746 वाट के बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा दी है तो उसकी ऊष्माधारिता, तो हम जानते हैं दोस्तों विशिष्ट हमारी जो ऊष्माधारिता होती है Q बराबर वो हमारी M/S। दोस्तों हमने पीछे बताया था, इसको हमने विशिष्ट ऊष्मा कह दिया था, सॉरी। यहाँ पर ये हमारी ऊष्माधारिता है और यस हमारी यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ पर M का मान हमारा 100 किलोग्राम मतलब ग्राम, और हमारा यस हमारी विशिष्ट ऊष्मा, इसका मान दिया है 0.11। देखिए फार्मूला हमारा M/S/ΔT भी होता है, ΔT, लेकिन यहाँ पर ΔT दिया नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर M/S सिर्फ लेंगे, और हम जानते हैं यहाँ पर अब इसको गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का जब 0.11 में जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है,
10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी। दोस्तों यहाँ पर 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, यानी कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या है, बन रहा है। तो यानी कि v बराबर -5 मीटर, u बराबर हमारा -10 मीटर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, 1/f बराबर फार्मूला लगा दीजिए लेंस वाला। 1/f बराबर लेंस के लिए क्या होता है, -1/u। तो इसी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है? तो अगले भाग की दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 2 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देख सकता है। यदि उसे 6 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देखनी हो तो जो लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसी प्रकार इसको भी करना है। 2 मीटर की दूरी स्पष्ट देख सकता है, यानी कि v का मान यहाँ पर -2 मीटर, और ये दूसरे 6 मीटर की दूरी स्पष्ट देखना है, u बराबर 6 मीटर हो जाएगा माइनस का। तो हमें जो लेंस का प्रयोग करना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 मीटर की दूरी स्पष्ट देख सकता है, यानी कि निकट की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है। 6 मीटर की दूरी देखने के लिए प्रयोग करना चाहिए। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की नहीं, यानी कि निकट की वस्तुएं हमारी किस में स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से क्या है, इस व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष ही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं दूना कॉन्सेप्ट से निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। तो हमने अभी बताया निकट दृष्टि दोष था, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यही दोनों अब करेंगे। अब कौन सा करेंगे इसको आपको सॉल्व करके कर लेना है। आप f का मान निकाल लेंगे यहाँ से, फिर आपको p बराबर क्या करना है, p का मान निकालना है ना। यहाँ पर डायोप्टर में आंसर दिया है, तो p बराबर 1/f कर इसे निकाल सकते हैं, तो 0.33 डायोप्टर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी दोस्तों कम होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कम इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी आचालक को प्रेरण द्वारा, दोस्तों हम जानते हैं आचालक को हम प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते, सिर्फ हम चालकों को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर एक कुंडली मतलब लगाते हैं, और इसी को क्या करते हैं, इसके बगल एक कुंडली रख देते हैं, तो हम प्रेरण द्वारा क्या करते हैं, आवेशित कर पाते हैं। लेकिन किसमें, सिर्फ चालकों में, आचालकों में नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला बल जो है विद्युत बल F तथा गुरुत्वाकर्षण बल Fg के मध्य संबंध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा विद्युत बल हमने बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, यानी कि हमारा विद्युत बल इसका क्या होता है, 10⁻40 गुना। कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच, देखिए अभी बताया स्थिर विद्युत बल क्या होता है, F हमारा क्या, यहाँ पर स्थिर विद्युत बल किससे डिनोट करेंगे, Fe से। ये हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो आवेशों के बीच की दूरी तिगुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था जितनी गुनी कहेगा उसका स्क्वायर और बराबर 9, और इसी को कर देंगे बटे में, यानी कि 1/9 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो दोस्तों एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक कोई वस्तु ले जाते हैं, मतलब विद्युत परिपथ में, तो वहाँ पर क्या होता है, विभवांतर कार्य करता है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक होता है। तो यहाँ पर लेक्लांसी सेल में विध्रुवक क्या होता है दोस्तों, MnO2। MnO2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Cu++ जो है आवेश दिया है, इस पर कितना आवेश होगा ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर Cu सिर्फ प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और यहाँ पर 2 प्लस दे दिया, यानी कि 2 आवेश आ गया, तो 2 से इसको गुणा करा देंगे, तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। इसको आपको याद कर लेना है, ये आपको क्वेश्चन में आपको रखने को मिलेगा। यहाँ पर 332 रख सकते हैं आप, या तो 344 भी रख सकते हैं अगर ध्वनि का मान नहीं दिया है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रकाश आँख के किस भाग पर सबसे पहले प्रवेश करता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश जो है सबसे पहले आँख के किस भाग पर पड़ती है? हमारा कॉर्निया पर पड़ती है, यानी कि आँख जो होती है वो हमारा यहाँ पर उभरा होता है, इसी पर सबसे पहले पड़ती है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका? रेटिना पर जाकर क्या होता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बताया था। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कहेगा तो विशिष्ट चालकता इसका व्युत्क्रम, और विद्युत प्रतिरोध कहेगा तो विद्युत चालकता इसका व्युत्क्रम। दोस्तों जो कहेगा उसी के हिसाब से आप कर दीजिएगा। विशिष्ट कहेगा तो विशिष्ट से, और विद्युत कहेगा तो विद्युत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नियम को संधि का नियम भी कहते हैं दोस्तों? तो किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या करता है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है, हमने बताया था। अगर प्रथम कहेगा तो हमारा ए से आएगा क्या? आवेश, यानी कि ए से आप याद कर सकते हैं। ए हमारा सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट में। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। और दूसरा कौन सा था दोस्तों? हमारा ये आवेश का मतलब आवेश संरक्षण का जो नियम हो जाएगा प्रथम नियम। और दूसरा क्या था हमारा? दूसरा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, याद नहीं आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम था, याद आ गया। ऊर्जा संरक्षण वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में मीथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों? गोबर गैस में मीथेन यानी कि CH4 की प्रतिशत मात्रा 55 होती है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेट्रोल की गुणवत्ता को किस संख्या द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान दोस्तों दिए गए हैं श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो दोस्तों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो R बराबर लिख लेंगे 1/5 + 1/5 + 1/5। देखिए इसमें पलटेगा नहीं, ये हम जैसे दिया है उसी को उसी श्रेणी क्रम में लिख रहे हैं। और कितना दिया है दोस्तों? 5 प्रतिरोध हैं, तो पाँचों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/5। 5 से 5 काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 ओम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, देखिए अभी बताया किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर, और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर। और ऊर्जा संरक्षण पर एक और नियम भी आधारित है दोस्तों, लेंज का नियम। लेंज का नियम भी क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बल्ब में उपयुक्त तंतु कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होने लगता है? तो यहाँ पर 2100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है, तो यहाँ पर वाट घंटा मीटर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पावर स्टेशन की शक्ति जो है 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा यानी कि यूनिटों की संख्या दोस्तों, तो यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा, यानी कि 200 वाट दिया है, 200 मेगावाट गुणे घंटा, यानी कि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 दिन, मतलब 24 घंटे। और इसको जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 दूना 4800 मेगावाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितनी आवृत्ति पर होता है? तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर। और हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है दोस्तों वो 220 से 240 वोल्टेज भी होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है दोस्तों, नाइट्रोजन भी होती है, और क्या होता है? आर्गन गैस भी हमारी बल्ब में प्रयुक्त होती है। दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो दोनों में से जो मिलेगा उसको राइट कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लौह चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, लौह मतलब हमारा लोहा मतलब है, और हमारा Fe जानते हैं हम, Fe3O4, ये हमारा फेरस यानी कि लोहे का ही ऑक्साइड है, तो यहाँ पर Fe3O4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है दोस्तों, हमने ट्रिक बताई थी। हाथ जो है, हाथ से हम दिशा ही बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है। हाथ से क्या करेंगे? दिशा ही बता सकते हैं, इसका भार नहीं बता सकते, परिमाण यहाँ पर, यानी कि दिशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक से आप समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर है, देखिए 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को क्या कहते हैं? 1 टेस्ला भी कहते हैं। क्या? 1 टेस्ला भी कहते हैं। और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गाउस भी मिल सकता है आपको, 10⁴ गाउस या फिर गॉस, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है दोस्तों, विद्युत मोटर में हमारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, यहाँ पर विद्युत मोटर में हमारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों। तो हम जानते हैं जो धारावाहिक कुंडली होती है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर कार्य करता है। क्या करता है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब तल के लंबवत, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁹ एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा जो है बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, या किस वैज्ञानिक ने बताया? तो दोस्तों अगर विद्युत धारा किसी चालक के चारों ओर बह रही हो तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ये हमारा बताया ओरस्टेड साहब ने। ओरस्टेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये तो बहुत इजी है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फैराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण की खोज। और देखिए एक क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। इसको भी आपको याद करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चौक कुंडली क्या करती है दोस्तों? तो एक चौक कुंडली हमारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट का मान घटाती है। चौक से आप समझ सकते हैं कोई चीज़ चौक ले रही है यानी कि वो घटा रही है किसी चीज़ को, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी नए बच्चे थे एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। तो देखिए हमारा 201 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सही से नहीं डाला है, तो 201 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैम शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है दोस्तों। तो केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं मिस्ट्री आ रहा है, और मिस्ट्री से आप याद कर सकते हैं मिस्र। इसको तो हमने उसको बताया था ट्रिक से, तो मिस्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। तो कार्बनिक यौगिक जिसमें C यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, वही हमारा कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो CH4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि नहीं है तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो वाष्प का बनना हमने बताया था तभी, उसमें क्या था? जल जो है परत पर ऊपर चिपक रहा था, फिर से हम जल प्राप्त कर रहे थे, यानी कि वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन होता है। और या फिर इसे कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि राइट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं। तो दोस्तों उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक की बात करें तो अगर जल में अशुद्धियों को बढ़ा देंगे, जल में अशुद्धियों को अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। इसको भी आपको याद कर लेना है, क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिस्टलीय ठोस है, तो दोस्तों क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है? क्रिस्टल हमारा आप देख सकते हैं चीनी जो होती है वो क्रिस्टल के फॉर्म में छोटी छोटी होती है, जिसे हम शक्कर या फिर शर्करा कहते हैं। अब देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में मतलब घुलनशील अशुद्धियाँ क्या करती हैं दोस्तों? इसको अभी बताया। क्वथनांक को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। इसको आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? तो चेचक के टीके के आविष्कारक हमारे एडवर्ड जेनर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो एक बार ट्रिक को दोहराते हैं दोस्तों। हमने याद क्या कराया था? स्प्रे गुड ब्यूरी यहाँ पर याद कराया था। इससे हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, और प्रा से हो जाएगा प्राउस्ट ने दिया था, और गु से यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम डा से डाल्टन ने दिया था। वी से जो हमारा यहाँ पर व्युत्क्रम या फिर तुल्य अनुपात का जिसे नियम कहते हैं, उसको किसने दिया था दोस्तों? रीसे रिक्टर ने। तो आप फिर से देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आसानी से किसी का भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिक्टर ने दिया था, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे के ऑक्साइड में देखिए क्रमशः 88.7 तथा 78.8% तांबा है, इनसे नियम प्रतिपादित होता है। तो हमने बताया दोस्तों अगर आपके परसेंटेज में कहीं भी ऐसे मिल जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा गुणित अनुपात का नियम लगेगा, या फिर नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आपको मिल जाएंगे,
नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड मिल जाएंगे, वहाँ पर भी क्या होगा, गुणित अनुपात का नियम ही लागू होगा, यानी कि गुणित अनुपात का नियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था दोस्तों? तो परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? बैकरल ने, हेनरी बैकरल या फिर बैकरल कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु के मूल कण में जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो दोस्तों नाभिक जो होता है उसमें क्या उपस्थित नहीं होता है? यहाँ पर हमारा प्रोटॉन और जो होता है न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर जो उपस्थित नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये चारों ओर घूमते रहते हैं नाभिक के, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए इसको हमने बताया था, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर अणु की संख्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, भार निकालने लगते हैं। मतलब C का भार लिखते हैं 12 और O का लिखते हैं 16 दूना 32 और लगा देते हैं 32 12 44, जबकि ये गलत होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, यानी कि आपको परमाणु क्रमांक को ऐड कर देना है बस। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऑक्सीजन का होता है 8 और 2 इसके अणु है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उनका परमाणु क्रमांक होगा। तो दोस्तों अगर आप पहले इन्हीं से देख लीजिए, जैसे 12 दिया है तो इसको तोड़ेंगे, किस में टूटेगा, 2 8 2 में। इसी में सामान्य संयोजकता क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर 12 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन पर हमारा कौन सा आवेश होता है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन, इसको हमने बताया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हाइड्रोजन का अणु भार भी 1। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकालते हैं, क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिकीय जो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं दोस्तों? नियंत्रक छड़ें हमारी कैडमियम की बनी होती है, इसको आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर विमंदक जो होता है दोस्तों, एक विमंदक का पूछता है, तो ग्रेफाइट जो होती है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए परमाणु भट्टी कह रहा है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, तो वो देखिए सही है, ग्रेफाइट यहाँ पर विमंदक के रूप में कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसकी ट्रिक जो है, अगर आप देखेंगे जो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो नागासाकी पर बम गिरा था वो कैसे गिरा था, वहाँ जब गिरा था तो मिट्टी क्या हो गई थी, खंड खंड हो गई थी। क्या हो गई थी, खंड खंड। जब परमाणु बम गिरा तो खंड खंड हो गई थी, यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कण का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहते हैं दोस्तों? तो अल्फा कण जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमोनिया से अमोनियम आयन बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध क्या होता है दोस्तों? उप सहसंयोजी बंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही वाला पूछता है उप सहसंयोजी बंध के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम क्लोराइड में बंध होता है, इसको बता दिया है। सोडियम क्लोराइड में हमारा वैद्युत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तत्व का परमाणु भार जो है 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, इसकी संयोजकता, देखिए संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक, तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या मान लीजिए P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितना दी है, 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं डायरेक्ट 12। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 24 - 12, यानी कि परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या हमारी 12 आ गई। अब 12 को हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता ज्ञात कर लेंगे, 2, 8, 2। तो यहाँ पर 2 इसकी संयोजकता आ गई, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CA3PO4 में कैल्शियम की संयोजकता दोस्तों, तो इस प्रकार के लिए क्या होता है, ऐसे दिया रहता है। तो जो यहाँ पर
अगर मान लीजिए ये जो होगा 4, ये इसकी संयोजकता होगी और ये जो 3 होगा इसकी संयोजकता होगी, तो Ca की संयोजकता ये वाली हो जाएगी दोस्तों 4। आप इससे आसानी से कर सकते हैं, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता देखिए, ये भी उसी प्रकार N2O5, तो यहाँ पर 5 जो है दोस्तों नाइट्रोजन की संयोजकता होती है और 2 जो है ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है वह कहलाती है। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ को गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे और ऊष्मीय वियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो इसको बताया हमारा प्लेटिनम होता है, पीटी क्या होता है, प्लेटिनम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर अमोनिया में मान लीजिए अमोनिया को बनाने में किसका प्रयोग होता है, किस उत्प्रेरक का, तो हमारा क्या होता है, लोहा होता है, लोहा यानी कि Fe, और क्या होता है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम यानी कि MO, इसको भी याद कर लेना है, अमोनिया के लिए ये पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में निम्न में से किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा निकेल, यानी कि निकेल जिसे कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है, तो हमारा लैक्टेस एंजाइम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें तभी हमने क्या बताया था, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, इन्वर्टेज के द्वारा बताया था ट्रिक से, इन्वर्टेज यहाँ पर स्टार्च का माल्टोज से हो जाएगा और दूध से दही लैक्टेज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पदार्थ से धन विद्युतीय भाग, किसी पदार्थ से जो है धन विद्युतीय भाग का कम होना कहलाता है, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या हो रहा है, धन विद्युतीय हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, उपचयन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अपचयन नहीं लगाइएगा, उपचयन जो होता है ऑक्सीकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो अभी जो ट्रिक बताई थी यहाँ पर बीच वाला 7 उदासीन होता है, ये A इधर B, ये एसिड, ये हमारा बेस कह रहा है क्षारीय विलयन का, तो ये बेस हमारा इधर है, यानी कि 7 से क्या है अधिक है, तो 7 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जलीय विलयन का pH मान 5 दिया है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो अभी बताया pH मान यहाँ पर 5 दिया है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर निकालनी है इसी को 10 की पावर में माइनस में कर दीजिए, 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, यहाँ पर जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और अगर क्षार की बात करेंगे जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो दोनों को आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक यौगिक का इसको करा दिया है, STP पर 22.4 लीटर SO2 का भार होगा, देखिए STP कह रहा है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, SO2 का भार आप सिंपल निकाल लेंगे, S का जो परमाणु भार होगा, देखिए परमाणु क्रमांक 16 और भार क्या हो जाएगा 32, और हमारा ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार और 2 परमाणु दिए हैं, यानी कि 16 दूना 32, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा 64, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 होता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से विद्युत अपघट्य है, यानी कि जिसमें विद्युत जो है प्रवाहित हो सकती है दोस्तों, हमारा चीनी में विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते, ना ही यूरिया में और ना ही ग्लूकोज में, यहाँ पर सोडियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन विद्युत अनअपघट्य है, तो दोस्तों यानी कि जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, देखिए वहाँ पर यूरिया था और यूरिया ही यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या मिल सकता है NH2CONH2 इसका फार्मूला होता है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, NH2CONH2, और जो होता है प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, इसको भी बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है, तो हमारा 96,500 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, तो विसरण की दर हमने R1/R2 का फार्मूला क्या बताया था, √M2/M1। यहाँ पर M2/M1 क्या है दोस्तों, अणुभार ही तो है, तो यहाँ पर किस पर निर्भर करती है, अणुभार पर, और क्या निर्भर करती है, घनत्व पर भी निर्भर करती है, D2/D1 भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर अणुभार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो गैसों के विसरण की गतियों के अनुपात क्या है दोस्तों? दिए गए हैं 2:3। तो अणु भारों में अनुपात बताना है। अणु भारों में अनुपात बताना है तो यहाँ पर अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे तो इस पर क्या होगा स्क्वायर। तो m2/m1 क्या हो जाएगा 4:9 और m1/m2 निकालेंगे m1/m2 या तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा पलट जाएगा 9:4। देखिए पलटना जरूरी है नहीं, आप गलत कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 9:4, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका उल्टा भी दिया है 4:9, तो आपको पलट जरूर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। H तथा O की विसरण गतियों का अनुपात, इसको आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदर्श गैस समीकरण Pb बराबर nRT में R का मान निर्भर करता है। R का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों? हमारा विशिष्ट गैस नियतांक जो है R का मान हमारा गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है। और इसका मान कितना होता है दोस्तों R का, ये भी पूछता है 8.31 जूल प्रति केल्विन। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 8.31 जूल प्रति केल्विन जो हो जाएगा R का मान हो जाएगा, और ये निर्भर करता है गैस के दाब तथा आयतन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना है, इसको हमने बता दिया, और रोटी का फूलना जो होता है चार्ल्स के नियम पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परम शून्य ताप वह ताप है जिन पर सभी गैसों का आयतन क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से एक द्वितीयक सेल है? हमारा क्या हो जाएगा निकेल सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये हमारा इसमें लोहा उपस्थित होता है, इसीलिए क्या हो जाता है कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है अगर आप उसे वैसे खुला छोड़ देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सब में आपको फार्मूला सेम दिख रहा होगा, लेकिन आपको सीरियल वाइज लिखना है। ZIT W बराबर ZIT यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम था, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोलरता प्रदर्शित करती है। तो मोलरता का जो दोस्तों मात्रक आप कह लीजिए मोल प्रति लीटर होता है, इसी से आप याद कर सकते हैं। मोल प्रति लीटर यहाँ पर प्रदर्शित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या। तो 180 ग्राम में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका भार यानी कि 180 ग्राम हो गया। अणु भार जल का कितना होता है? 18 होता है। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों तो हमारा 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर 18 लग गया है जो कि गलत है। यहाँ पर 10 ग्राम जो है मोलों की संख्या हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बादल है दोस्तों। तो बादल हमारा क्या है? हमारा गैस में परिक्षिप्त द्रव है। क्या है? गैस में परिक्षिप्त द्रव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पनीर उदाहरण है। तो दोस्तों पनीर हमारा किसका उदाहरण है? जैल का। आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए पनीर दिया है, पनीर यहाँ पर पनीर से आप समझते हैं पानी आगे का दिया है, और जैल का मतलब जल, यानी कि पानी और जल एक ही होता है। पनीर का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैल आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है। तो हाइड्रोजन कौन से समूह में रखा गया है दोस्तों? 17वें समूह में रखा गया है। फिर कल बाहर आएगी ऑटो, इसको बताया है। फिर कल बाहर आएगी ऑटो, ये हमारा 17वां समूह है। और 18वें समूह में क्या है दोस्तों? 18वें समूह में हमारा अक्रिय गैस रखी गई है, जिसे शून्य जो है शून्य वर्ग की गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैस यहाँ पर 18वें वर्ग में रखी गई है। इसका जो फार्मूला होता है मतलब याद करने की ट्रिक वो है हीना, नैना और करीना ऐसी रहना, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो अष्टक हमारा जो नियम दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था, आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरेनियम सदस्य है दोस्तों। तो यूरेनियम हमारा एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो दोस्तों जो सबसे पहला आएगा फिर कल बाहर आएगी ऑटो में, वही हमारा सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्लोरीन। और देखिए अगर सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर दूसरे नंबर पर कहेगा तो दूसरा नंबर हमारा कौन सा है? ऑक्सीजन का। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, लेकिन दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर फ्लोरीन ही होता है। अगर ऑप्शन में फ्लोरीन दिया है तो फ्लोरीन की टिक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे भारी धातु है।
दोस्तों यहाँ पर इसका भार जो है निकिल का सबसे ज़्यादा है, तो यही तो सबसे भारी धातु है, क्योंकि Mg का 12 परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का 20, सोडियम का 11 और निकिल का हमारा 28 परमाणु क्रमांक। तो 28 परमाणु क्रमांक है, इसका भार जो होता है लगभग दोगुना होता है, तो यहाँ पर लगभग 56 जाएगा। इन सबका 40, यहाँ पर 24, यहाँ पर 22, तो 56 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सबसे भारी धातु निकिल हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो कई बार बताया है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो परमाणु जो है क्रमांक के वृद्धि क्रम में, यानी कि परमाणु क्रमांक के जो है वृद्धि क्रम में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो दोस्तों आवर्त कह रहा है, तो यहाँ पर प्रथम आवर्त हमारा जो है हमारा कौन सा है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है पहला, और इधर एकदम किनारे आप देखेंगे तो हीलियम होगा। तो यहाँ पर प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, और उसके नीचे सारे तत्व हैं वो अलग बात है। देखिए ये प्रथम आवर्त हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम का, इसमें केवल 2 तत्व हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या होती है, इसको बता दिया। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्व के परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसके जो है अतिरिक्त अक्रिय गैस हमने बताया हीना नैना, यानी कि हमारा नियॉन कितना होता है 10, और यानी कि आर्गन 18 होता है। तो देखिए इसको छोड़कर कह रहा है इन सबके बाह्य कक्ष में, तो देखेंगे 8, अगर 10 को तोड़ेंगे तो 2,8 हो जाएगा, यानी कि बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। 18 को तोड़ेंगे 2,8,8, इसके भी बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे जैसे सबका करेंगे सबके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो आर्गन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिक है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं, तो पतले तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं दोस्तों। और अगर उसको जो है चादरें जो बनाई जाती हैं उसे पीट कर, वो हमारी आघात वर्धनीयता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पीट कर हम जो है लोहे की चादर बना देते हैं, जिससे वो हमारी आघात वर्धनीयता में आती है, तो यहाँ पर पतले तारों में खींचने की क्षमता यहाँ पर तन्यता हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व है, इसको तभी बताया था दोस्तों। स्वतंत्र रूप से हमारा क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, और मुक्त अवस्था में हमारी क्या होती हैं, अक्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्योलाइट का सूत्र होता है, देखिए सूत्र आपको पक्का जो है परीक्षा में मिलेगा ज़रूर। कार्योलाइट का सूत्र होता है Na3 और Al(F)6, ये हो गया कार्योलाइट का दोस्तों। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिली सॉल्ट पीटर का नाम है, तो चिली सॉल्ट पीटर हमारा क्या होता है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम लिखते हैं NaNO3, इसी को सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातुओं में चमक होती है, तो दोस्तों धातु में चमक जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से धातुमल का सूत्र है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। CaSiO3 जो होता है धातुमल का सूत्र होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्या कहते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्षार कहते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अम्लीय घोल का pH मान, देखिए इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं, बता दिया। शुद्ध जल का pH मान 7 ही होता है, और मानव रक्त या आंसू का pH मान 7.4। कठोर जल का उपयोग जो है दोस्तों किया जा सकता है, तो दोस्तों कठोर जल का उपयोग स्नान करने में करते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो दोस्तों इसको बताया बाइकार्बोनेट, और अस्थायी कहता है तो हमारा क्लोराइड व सल्फेट यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन अस्थायी कह रहा है तो बाइकार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में नमक को विलय करने से निम्न में से क्या बनता है, तो दोस्तों हमारा क्या बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, यानी कि अगर आप जल में नमक को विलय कर देंगे तो उसके अणु जो हैं पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, आपको नमक जो है और जल को अलग अलग नहीं दिखाई देगा, यानी कि समांगी मिश्रण हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, दोस्तों वर्षा का जल जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसको आपको याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जल के अणु में HOH बंद होता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमने पहले भी क्लास में बताया था। HOH जो जल का अणु होता है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ पर जो होता है बंध बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान। देखिए 36 ग्राम जल में कह रहा है। देखिए अगर आप जल की बात करें तो जल का परमाणु भार होता है H2O का हमारा 18 होता है। अब देखिए 18 में हमारे 2 क्या होते हैं, 2 हमारे हाइड्रोजन के और 16 क्या होते हैं ऑक्सीजन के। इसी को कह रहा है अगर 36 ग्राम कर दें यानी कि इसका दुगना कर दें तो ये सब भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और हमारा 16 दूना 32 ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन पूछ रहा है तो हमारा 32 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन गैस है तो दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ना ही अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाप अंगार गैस कई बार बता दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है सड़े हुए अंडे की तरह, इसको भी बताया। घरेलू गंधहीन LPG गैस में एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करने वाले के लिए किस तत्व युक्त रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, तो यहाँ पर सल्फर हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया था, LPG में कौन सा मिश्रण होता है, LPG ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। और जो रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं वो एथिल मरकैप्टन का जो है प्रयोग करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है, आपको तीनों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है, तो अमोनिया हो जाएगी। अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा दोस्तों, अमोनिया को अगर NH3 को आप जो है पानी में यानी कि H2O में घोल देंगे तो हमारा NH4OH बन जाएगा। देखिए सारा जो है संतुलित है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। NH4OH यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन का प्रयोग इस्पात में बनाने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमोनिया गैस होती है तो दोस्तों अमोनिया जो गैस होती है वो हमारी रंगहीन होती है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन गैस जलती है तो हाइड्रोजन गैस हमारी नीली लौ के साथ जलती है, नीली लौ से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से आंसू गैस है। देखिए अमोनिया को आंसू गैस भी कहते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। अमोनिया को क्या कहते हैं, आंसू गैस कहते हैं। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो हैं सेलेक्टेड लिए गए हैं, आपको जो है क्वेश्चन देखकर पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा। देखिए वायु में हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है लगभग 78%। यहाँ पर इसके लगभग में क्या दिया है 80, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौशादर का रासायनिक नाम है, इसको बताया। नौशादर हमारा अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NH4Cl। तो आपको फार्मूले के मतलब उसके रासायनिक नाम के साथ साथ फार्मूला भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड लेड का रासायनिक नाम है, रेड लेड का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बताया था NaHCO3, NaHCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेंजीन है तो दोस्तों बेंजीन हमारा क्या है, बंद श्रृंखला वाला यौगिक है, यानी कि क्या है एरोमेटिक जिसे कहते हैं, बेंजीन हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है C6H6, ये भी आपको मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एथिलीन का अणुसूत्र है। देखिए एथिलीन का प्रयोग क्या किया जाता है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, यानी कि हरे फलों को पकाने में किया जाता है। इसका रासायनिक मतलब अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों C2H4 इसका अणुसूत्र होता है एथिलीन का। इसको आपको याद रखना है, ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अणुसूत्र पूछ सकता है, या फिर हरे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन का ही प्रयोग करते हैं। एथिलीन दोस्तों ईन आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं ईन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और अब जितने EH बचे उसको लगा दीजिए। देखिए इसके 4 संयोजकता दर्शाते हैं, तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 अब बचे हैं, तो C यहाँ पर H और H। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन यानी कि C2H4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से एल्कीनों का सामान्य सूत्र है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एल्कीन और एल्केन और एल्काइन तीनों कोई भी पूछ सकता है। बताया था कि एल्केन कहेगा तो CN
H2N+2 ये हो जाएगा। और एल्कीन कहेगा तो CnH2n, और अगर एल्काइन कहेगा तो हमारा CnH2n-2। कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है, तीनों याद रख लेना है दोस्तों, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह है, तो एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह यहाँ पर OH है दोस्तों, और CHO क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड समूह का है। क्या, एल्डिहाइड समूह का है। और COOH ये हमारा ओइक वाला है, और O हमारा क्या है दोस्तों, O हमारा यहाँ पर कीटोन वाला है। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त दोस्तों यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं। देखिए संतृप्त में जो हमारा होता है उसमें कोई जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, लेकिन असंतृप्त में हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर 3 बंद इसके कार्बन के परमाणु के बीच होने चाहिए। तो C2H4 में हमने तभी देखा कि 2 बंद बन रहे थे, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हल्दी से भीगे कागज़ का रंग बोरिक अम्ल द्वारा हो जाता है। दोस्तों हल्दी से भीगे कागज़ का रंग बोरिक अम्ल द्वारा भूरा हो जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से साबुन होते हैं, तो दोस्तों निम्न में से जो साबुन होते हैं वसा अम्लों के लवण होते हैं। वसा अम्लों के लवण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ पर जितने भी 300 क्वेश्चंस हुए हैं उसमें आपको सारे के सारे लगभग समझ में आ गए होंगे और आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो गया होगा। तो आपका अगर पेपर 2 तारीख को है तो आप अगर इतना पढ़ के जाते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।